चलो स्टार्ट करें, हाँ है ना। कल का पहले एथिक्स इन मार्केटिंग खत्म करते हैं, उसके बाद में हम अगले चैप्टर की तरफ रन करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। चलो आ जाओ बुक के अंदर, लेट्स गो। कल हमने, अगर आपको याद होगा, तो मार्केटिंग में डिफरेंट मोड्स देखे थे, और साथ में हमने कंपटीशन एक्ट का बैकग्राउंड देखा था। साथ में मैंने आपको 3 ट्रांजैक्शंस बताए थे मार्केटिंग वाले, जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन, और तीसरा कौन सा बोले, एक बार उसे कॉम्बिनेशन। आज हम जाने वाले हैं आगे रिगार्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर के ऊपर। देखो, इथिक्स इन मार्केटिंग के साथ में कल मैंने आपको कंपटीशन एक्ट में बताया था कि कंज्यूमर ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है किसी भी एक्ट में। ठीक है, अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, एक छोटा सा डायग्राम देता हूं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन अच्छे से समझना। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात जो हमने कल कंपटीशन एक्ट देखा था, कौन सा एक्ट देखा था बोले एक बार उसे, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट का ईयर है बेटा 2002, और इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। सीमेंट कंपनी का केस, वो ऑटोमोबाइल का सर्विसिंग वाला केस, हाँ ना। तो कंपटीशन एक्ट का कल मैंने आपको मकसद पूछा था कि कंपटीशन एक्ट का मकसद क्या है, कंपटीशन को बढ़ाना या घटाना। तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज टू इंक्रीज द कंपटीशन। इंक्रीज क्या एक बात उसे, कंपटीशन। नाउ मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या? कंपटीशन जब इंक्रीज होगी तो मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी या खराब होगी? सो प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर होगी। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, प्राइस जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी? प्राइसेस विल बी लोअर एज कंपेयर टू नॉर्मल मोनोपोली। तो कंपटीशन एक्ट का ये फायदा है। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस कम होने से और क्वालिटी बेटर होने से अल्टीमेट बेनिफिट किसको है? किसको है? जोर से बोले एक बार, कंज्यूमर। दैट्स वाई अभी हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे वाले हैं, अभी हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है बेटा कंज्यूमर की, कि कंपटीशन एक्ट के अंदर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय कंज्यूमर एज पर कंपटीशन एक्ट। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, एग्जाम में 1-2 बार ही ये सवाल पूछा है, क्योंकि हालांकि डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसके मेन पैरामीटर पॉइंट वाइज फॉर्म में अंडरस्टैंड करो तो आपको समझ में आएगा। मैं रादर ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ट दूं जिसकी वजह से आपको और डेफिनेशन प्रॉपर्ली याद हो। ठीक है, लेकिन इसको मेरे साथ ही पढ़ना। रेडी, 1 2 3 बोल, क्या है कंज्यूमर मीन्स? पहले तो मीन्स वर्ड को सर्कल करना जरूरी है। मुझे एक बार बताओ, मीन्स वर्ड में एग्जॉस्टिव डेफिनेशन आता है, इंक्लूसिव? सो कंज्यूमर मीन्स, दैट मीन्स द डेफिनेशन इज अ इंक्लूसिव वन। आ जाओ बेटा। कंज्यूमर मीन्स दैट, सॉरी, डेफिनेशन इज अ एग्जॉस्टिव वन। ठीक है, नाउ अ पर्सन हु, साथ में पढ़ना। रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। देखो, डिवाइड करना शुरू करो। अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, और अंडर अ सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफर्ड पेमेंट बेटा? डिफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। यू कैन से कौन सा पेमेंट? डिलेड पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ये तो लिख कर रखो। डिफर्ड पेमेंट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर पेमेंट when such a use is made with the approval of such a person, whether such a person of the goods, such a purchase of the goods is for resale or for any commercial purpose or for personal use। मतलब पहली जो डेफिनेशन उन्होंने बनाई है वो पूरी की पूरी गुड्स के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है बोले एक बार उसे? गुड्स। मतलब पहली डेफिनेशन पूरी गुड्स के लिए है, और दूसरी डेफिनेशन सेकंड पॉइंट पूरा सर्विसेज के लिए। पूरा काय के लिए बोले एक बार उसे? सर्विसेज। तो मैं इसका छोटा सा डायग्राम बनाना शुरू करता हूं, सो इजी हो जाएगा। सो आई विल से कंज्यूमर एज पर कंपटीशन एक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स बोले एक बार उसे? 2। पहला, अ कंज्यूमर हु, 2 चीजें उन्होंने बोली है, हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन। सो आई विल से बाय, क्या एक बार उसे? गुड्स। अब गुड्स के लिए क्या जरूरी है बोले एक बार उसे? कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन का नेचर क्या है? आइदर कंसिडरेशन विच इज पेड और विच इज प्रॉमिस्ड, विच इज क्या एक बार उसे? प्रॉमिस, या तो कंसिडरेशन विच इज पार्टली
क्या है, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और उसके बाद में तीसरा वाला कंसिडरेशन दिया है, एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। कौन सा पेमेंट है बोले एक बार उसे, डिफर्ड पेमेंट। तो इसको मैं गुड्स परचेस कह सकता हूं कंज्यूमर के लिए। और ये जो आप परचेस कर रहे हो, लास्ट दोनों लाइन बहुत जरूरी है। ये भले ही आपने रीसेल के लिए यूज किया हो, परचेस किया हो, या आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया हो, डजंट मैटर। इफ यू हैव परचेज द सेम फॉर कंजम्पशन और इफ यू हैव परचेज द सेम फॉर कमर्शियल यूज या फिर रीसेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको कंज्यूमर बोला जाएगा। मतलब ये जो भी चीज आप ले रहे हो, इसको मैं एक तो, पूरा ध्यान देना बेटा बोर्ड के ऊपर, इसको मैं एक तो कंज्यूम कर सकता हूं, या फिर मैं इसको रीसेल कर सकता हूं, या इसको मैं क्या कर सकता हूं बोले एक बार उससे, रीसेल, या मैं इसका कमर्शियल यूज कर सकता हूं। मुझे ये समझा नहीं, नाउ रीसेल ही तो कमर्शियल यूज होता है, रीसेल छोड़ के और कौन सा यूज कमर्शियल होता है? तो बेटा अगर मैंने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया, मैंने गुड्स लिए और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग किया, विल बी कॉल्ड एज कमर्शियल यूज। कौन सा यूज बोले एक बार उसे, कमर्शियल। अब ये हुआ कंज्यूमर का एक पार्ट जो सिर्फ रिलेट करता है किससे बोले एक बार उसे, गुड्स। जोर से बोलो, किससे रिलेट करता है, गुड्स। नाउ विल गो फॉर सर्विसेज। देखो डिसेक्शन वैसा ही है सर्विसेज का, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज रिगार्डिंग अलग है। जैसे देखो, सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस और अंडर सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब ये पूरा का पूरा जो चीज है ये सेम है, एंड इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी ऑफ सच अ सर्विस अदर देन अ पर्सन हु हायर्स और अवेल्स द सर्विस फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और अंडर सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट व्हेन सच अ सर्विस इज अवेल्ड विथ अप्रूवल। अब यहां से देखो चीज अलग है, देखो यहां से लेके यहां तक तो सेम ही चीज है, मतलब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके यहां तक सब सेम है, पूरा लैंग्वेज जैसा का वैसा यूज किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सिर्फ नीचे की चीज चेंज हो रही है। व्हेन सच अ सर्विस आर अवेल्ड of with the approval of the first mentioned person whether such a hiring or availing of the service is for the commercial purpose or for the personal use। अब इसमें आप रीसेल नहीं कर सकते, बिकॉज सर्विस रीसेल तो हो नहीं सकती ना बेटा। मैंने अगर किसी से सर्विस ली तो मैं रीसेल थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो इसमें एक चीज आएगी, दैट इज टू बाय अ सर्विस। बाय क्या बाद उसे, सर्विस, और उसमें भी पूरी लैंग्वेज सेम है, इसलिए सभी पॉइंट सेम हो जाएंगे। बाय अ सर्विस फॉर क्या, जोर से बोलो एक बार, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन में कितने पॉइंट है सब जन बोलो। पॉइंट नंबर 1 क्या है बोले एक बार, पेड, और क्या है बोले एक बार उसे, प्रॉमिस्ड, या फिर दूसरा कौन सा है, पार्टली। क्या क्या है, पार्टली पेड, या तो फिर पार्टली क्या है, प्रॉमिस्ड, या फिर उसके बाद में क्या है, डिफर्ड पेमेंट। कौन सा है पेमेंट बोले बाद उसे, डिफर्ड पेमेंट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सर्विस के साथ में आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो या 2 ही चीजें कर सकते हो? जोर से बोलो, कितनी चीजें कर सकते हो? 2। एक तो मैं सर्विस को कैसे यूज कर सकता हूं बोले एक बार, कमर्शियल पर्पस के लिए। एक तो कमर्शियल काय के लिए बोले एक बार उसे, पर्पस, नहीं तो आप काय के लिए यूज कर सकते हो, पर्सनल पर्पस, पर्सनल कंजम्पशन। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो ये है आपका पूरा कंज्यूमर का डेफिनेशन, 2 पॉइंट में, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप देखो डेफिनेशन इस फॉर्म में लिखे तो रिसाइड भी हो जाएगी, पूरे 2 पॉइंट बोल पाएंगे। आप बाहर जाके किसी भी से भी पूछ लेना, उसको बैठ के साइड में बैठना, उसको बोलना कंज्यूमर के डेफिनेशन बता, फिर वो नहीं बोल पाएगा। इसलिए बोलना हमारी क्लास 1 महीना ज्यादा चली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये चीज को याद रखना। तो एक बार डेफिनेशन देखो, खुद भी रिसाइड कर सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। बोलो क्या है, कंज्यूमर मीन्स, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, उसके अंदर पहला, हु बाइज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसा है, विच इज पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्लियर है? अब ये तो पर्सन का हो गया, या इससे अगर कोई हायर कर रहा है तो भी चलेगा, और वो हायर सच गुड्स, अगेन सेम चीज कैरी करनी है, फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस और फॉर डिफर्ड पेमेंट फॉर द पर्सनल यूज और कमर्शियल यूज और रीसेल। ये हो गया गुड्स के लिए। अब आएगा आपका किसका, सर्विस। सब जन बोलेंगे, हर एक बंदा बोलेगा, क्या बोलना है, कंज्यूमर मीन्स, वापस से, कंज्यूमर मीन्स हु अवेल्स द सर्विस और बाइज द सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच इज पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और उसमें आप बोलो कि ऑन विच इट इज अ हायर, फिर और सेम 3 पॉइंट्स मीनिंग करो, क्या है, कंसिडरेशन पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस एंड एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फिर सबसे एंड में लिखना फॉर द पर्सनल यूज और फॉर कमर्शियल पर्पस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, हाँ है ना। लिख पाओगे पक्का बोलो सर ना। अगर आप ऐसा छोटा सा डेफिनेशन या चार्ट भी वहां पे बना दोगे तो बेटा कोई गैर नहीं है, उसको मार्क्स देने पड़ेंगे, बिकॉज आप जो लिख रहे हो वो सब सही है, यार गलत कुछ नहीं कर रहे। सो गो फॉर इट, लिख लो इसको पूरा फास्ट।
एवरीवन डन? चलो बेटा हो गया, हाँ है ना? चलो लेट्स गो. झालं का? डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. डन पक्का? चलो आ जाओ. अब क्या कर रहे हो? चलो डन. लेट्स गो. अब आ जाओ नीचे. इट इज नोट वर्दी से, ठीक है? साथ साथ में नॉट वर्दी नहीं, नोट वर्दी से. रेडी? 1 2 3 बोलो. क्या है? It is noteworthy that definition of the consumer is substantially the same as given in the expression under section 2D of the Consumer Protection Act. The difference 1986. The difference is that under clause 1 in the Competition Act, it is uses the word whether such a purchase of goods is for resale or for any other commercial or personal purpose. देखो क्या कहा है, जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझेगा. मैंने आपको इसके पहले भी बोला था, शायद आज भी बोलना जरूरी है. कंज्यूमर का जो बेनिफिट है ना, वो इंडिया में 3 लॉज देखते हैं. 3 लॉज. पूछो कौन कौन से? पहला लॉ कंज्यूमर का बेनिफिट जो देखता है, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट. दूसरा कंज्यूमर का बेनिफिट जो देखता है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. और तीसरा कंज्यूमर का बेनिफिट जो देखता है, वो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कौन सा एक्ट बोले बाद उसे? कॉन्ट्रैक्ट. उसमें भी जो कंज्यूमर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके सेफ्टी की बातें हमने यहां पे की है. तो पूरा ध्यान बोर्ड पे. लेट्स गो. अब कंपटीशन एक्ट में जो कंज्यूमर का डेफिनेशन है ना बेटा, वो सेम टू सेम सिमिलर डेफिनेशन. आई एम नॉट सेइंग कॉन्करेंट, आई एम सेइंग सिमिलर डेफिनेशन है. किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंज्यूमर का डेफिनेशन. सिर्फ डिफरेंस कौन से पॉइंट पे, ये पूछना चाहिए. कौन से पॉइंट पे डिफरेंस है? तो एक बात याद रखना, कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर 3 तरीके से बन सकता है. अगर आप उसने गुड्स रीसेल के लिए लिए तो भी वो कंज्यूमर है. उसने अगर गुड्स कमर्शियल पर्पस के लिए लिए तो भी वो क्या है बोले बाद उसे? कंज्यूमर. या अगर उसने गुड्स पर्सनल पर्पस कंजम्पशन के लिए भी लिए तो भी वो क्या है बोले बाद उसे? कंज्यूमर. लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेशन पूरा सेम है, सिर्फ बोला गया है इट इज ओनली फॉर कंजम्पशन. इट इज ओनली फॉर कल बाद उसे कंजम्पशन. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू रीसेल द सेम और इफ यू आर गोइंग टू यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन में नहीं आएगा. ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है? इसको आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हो. सेम चीज उन्होंने वहां पे देके रखी है. क्लियर है? सो उसके अंदर नॉर्मली कंजम्पशन छोड़ के बाकी चीजें उसके अंदर नहीं आती. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना. आगे likewise in the clause 2 the words for the competition act whether such a hiring or availing of the service for commercial purpose or personal use in the place of the word but does not include a person who avails the service for commercial use. मतलब सर्विसेज के केस में कमर्शियल जो यूज है वो वर्ड निकाल दिया. सिंपली मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन ये बोलूंगा कि जिसने गुड्स या सर्विस लिए है कंजम्पशन के लिए. एक बार मेरे पीछे ये बोलना, ठीक है? मेरे पीछे बोलना. अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट goods and services are availed for personal and commercial purpose, but under Consumer Protection Act goods and services are availed only for personal purpose. समझ में? सिर्फ इतना डिफरेंस याद रख के वहां पे लिख देना. ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहोगे छोटा सा? हाँ है ना? तो इसको लिख दो. मतलब आइडिया हमेशा के लिए क्लियर रहेगा कि किसमें क्या है. कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूमर का डेफिनेशन नहीं है बेटा.
चलो हो गया बेटा, हाँ है ना, लेट्स गो आगे। आगे बढ़ूं मैं पक्का, चलो लेट्स गो। अब ये होने के बाद आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट थिंग। नीचे ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर कंप्लीट। आगे आंसर दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट इन द ब्रीफ। कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट आर सिनोनिमस, और डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। कैन यू डिफरेंशिएट कंज्यूमर एंड पब्लिक इंटरेस्ट? कैन यू डू द सेम? क्या होता है कंज्यूमर इंटरेस्ट? कंज्यूमर और पब्लिक इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? पब्लिक इन जनरल और कंज्यूमर इन स्पेसिफिक। वाह 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 वाह, मतलब क्या उसका वो तो समझाओ। हाँ हाँ बोलो बेटा। कैन बी कंसिडर्ड एज दिस, ओके। सुना क्या कहा? पब्लिक इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो जनरलाइज इनिशिएटिव लेते हैं उसमें कंज्यूमर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर मतलब जब बंदा खुद होके कंजम्पशन के ऊपर उतर आ जाता है पैसे देके, तो उसे कंज्यूमर इंटरेस्ट कहा जाएगा। अब इस चीज को देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्सचुअल फॉर्म में दिया है, और ये टेक्सचुअल फॉर्म मेरे को बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि टेक्सचुअल फॉर्म में तो है, आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर क्रिएट कर लो। ठीक है, एक बुक लेना, बुक के अंदर 3 कॉलम बना, 3 कॉलम पता है ना, पहला छोटा हेडिंग होगा, या बनाते रुको, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं जिंदगी में। ठीक है, ये पहला कॉलम हेडिंग, दूसरा कॉलम कंज्यूमर इंटरेस्ट, तीसरा कॉलम पब्लिक इंटरेस्ट, 3-4 हार्डली। चलो, अरे KG1 में हो क्या, जहां जगह मिले ड्रॉ करो, मेरे को कोई लेन देन नहीं है उससे। लॉ के 150 पेजेस तो भर गए होंगे अभी तक के रजिस्टर में। एक बुक 450 नहीं, इतना भी नहीं पढ़ाया मैंने। एक बुक ओके, चलो गए। चलो लेट्स गो। डिफरेंशिएशन ड्रॉ किया, पहले हेडिंग डालो मीनिंग, मीनिंग मीनिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट में लिखना, पहला हेडिंग मीनिंग, कंज्यूमर इंटरेस्ट में लिखना। It relates to the person, it relates to a person who is involved in consumption of products, पब्लिक इंटरेस्ट में लिखना। It relates to every person, including sellers and consumers, and manufacturers, etc. Point number 2.
पॉइंट हेडिंग नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज. कंज्यूमर इंटरेस्ट में लिखना. The government will satisfy the consumer needs. The government will satisfy the consumer needs. Government will satisfy the consumer needs as per the requirements. And it will solve litigations accordingly. And it will solve litigation specifically. And it will solve litigation specifically. It will solve litigation specifically. Full stop. इस साइड लिखना पब्लिक इंटरेस्ट में. Government creates policies, laws. Government creates policies, laws. Government creates policies, laws in best interest. In best interest. Best interest. Best interest. In best interest of industry. In best interest of industry as well as consumers. Next heading. Intentions. Intentions. Consumer interest में लिखा. The intention is just to satisfy. The intention is just to satisfy. The intention is just to satisfy specific person or group of persons. Specific person or group of person or area. Public interest में the intention is to satisfy entire public, and maintain the economy, satisfy the entire public and maintain the economy as well as industries. Full stop. Next. चलो, सो इतने पॉइंट याद रखना. 3 ही पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट के, कंज्यूमर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में. आइडिया समझ में आया? देखो सीधी बात है. एक और चाहिए तो पॉइंट ऐड करना. वन इन अनदर, एक और हेडिंग ऐड करो, वन इन अनदर. मुझे एक बात बताओ, पब्लिक इंटरेस्ट में इनबिल्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज पब्लिक में तो कंज्यूमर है ही. लेकिन कंज्यूमर इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट आ पाएगा क्या? नहीं. तो कंज्यूमर इंटरेस्ट में लिखना. क्या लिखोगे बोलो? नहीं. वन इन अनदर क्या, कैसा बोलोगे? एवरी कंज्यूमर इंटरेस्ट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट. वन इन अनदर, वन इन अनदर. हेडिंग हाँ, वो भी लिखा रहा हूं. वन इन अनदर, एवरी कंज्यूमर इंटरेस्ट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट. Consumer interest is not a public interest. So it is having a smaller scope. तो दोनों एक साथ कंबाइन होकर प्रॉपरली आ गए. So it is having a smaller scope. और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या लिखोगे? हाँ, ऐसा मत लिखा एवरी पब्लिक इंटरेस्ट इज कंज्यूमर इंटरेस्ट. नहीं बोल सकते आपको बोलना पड़ेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट देयर इज ऑलवेज अ कंज्यूमर इंटरेस्ट. क्लियर? So in every public interest there is always, in every public interest there
देयर इज ऑलवेज अ कंज्यूमर इंटरेस्ट. Which is wider in the scope. Which is wider in the scope. Full stop. चलो आगे बढ़े. ओके, सो यहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट खत्म हुआ. आते हैं यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यूनाइटेड नेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर क्या बोलता है? अब ये बहुत इजी है, ये आपको समझ में भी आएगा. एक एक गाइडलाइन सिर्फ सुनते रहो. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हर प्रोडक्ट में फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कई बार देखो आप मेडिसिन परचेस वगैरह करते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है क्रीम. कभी आप क्रीम परचेस करो तो क्रीम के ऊपर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, है ना. मेडिसिन लेते हो तो बोला जाता है फॉर कूल ड्राई प्लेस, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस, यस और नो. उसके बाद में अगर आप इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस लो जैसे डिओड्रेंट वगैरह तो उसके ऊपर मार्किंग होता है कीप अवे फ्रॉम द फायर या तो फिर हॉट एनवायरमेंट. क्लियर है? सो पब्लिक फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन करने चाहिए. अच्छा, रिड्रेस क्या करना है बेटा? रिड्रेस इन्वेस्टर, रिड्रेस कंज्यूमर ग्रीवियंसेस सामने लिख कर को, रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन्स, रिड्रेस कंज्यूमर कंप्लेन्स. रिड्रेस मतलब एंटरटेन नहीं, रिड्रेसिंग मतलब उसको सॉल्व कर देना. फिर नीचे एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को हमेशा एजुकेट करो, इंफॉर्मेशन करो. आपने बीच में देखा होगा टीवी पे ऐड आती थी जागो ग्राहक जागो, है ना. सो अभी भी आती है ये. सो ना, सो दैट इज द एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन. आपको हर जगह पे ये एजुकेशन इंफॉर्मेशन दिया जाता है. आगे स्पेसिफिक एरियाज कंसर्निंग हेल्थ, हेल्थ वाले मैटर्स को पहले प्रायोरिटी दो. और सबसे आखिरी सस्टेनेबल कंजम्पशन, आपका जो कंज्यूमर है वो प्रॉपरली हर गुड्स को कंज्यूम कर पाए. द गाइडलाइंस हैव इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड 8 कंज्यूमर राइट्स व्हिच आर मेड एक्सप्लिसिट इन द कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर इंटरनेशनल एज फॉलोज, इन द चार्टर ऑफ द कंज्यूमर इंटरनेशनल एज फॉलोज. पहला, राइट ऑफ अ बेसिक नीड. मुझे एक बात बताओ, हर कंज्यूमर की बेसिक नीड तो होगी. और अपने बेसिक नीड कौन कौन से होते हैं? मोबाइल नहीं निकम्मो, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है. सो दूसरा, राइट ऑफ सेफ्टी, हमेशा आपने सेफ रहना चाहिए. राइट ऑफ चॉइस, मुझे जो चाहिए मैं चूज कर पाऊं. याद है मैंने आपको वो स्पेयर पार्ट वाला Hyundai का केस बताया था, वहां पे राइट ऑफ चॉइस अबॉलिश किया गया था, दैट्स व्हाई उनके ऊपर पेनल्टी लगी. याद आया? उसके बाद में राइट टू रिड्रेस मतलब कंप्लेन सॉल्व करना. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, RTI तो आपने सुना ही होगा, तो सामने चाहिए तो लिख कर को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. RTI में आप इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो, पता है सबको? 10 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ, वैसे ऑफिशियली 10 देने पड़ते हैं, अनऑफिशियली डोंट नो. उसके बाद में राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट. तो इतने सारे राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने कंज्यूमर के ड्राफ्ट करके रख दिए हैं. अब ऑब्वियसली अगर आप देखो तो आप किसी भी प्रोडक्ट को देखो तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आप फेंक सकते हो, और जरूरी नहीं है कि इतने ही राइट्स रहेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. ये अगेन उन फेंकू सवालों में से है जो फेंकू सवाल आपको तकलीफ दे सकता है. साइड में लिख के रखो अगेन फेंकू सवाल, और हमने फेंकू सवाल के गाइडलाइन लिखी थी, याद है सबको? हाँ ना, कि किस तरीके से लिखना है. सो साइड में लिख के रखो अब फेंकू सवाल, फॉलो द गाइडलाइन. चिक्कू नहीं रिका में फेंकू. चलो आ जाओ. नाउ व्हाट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? पहले तो उसको स्टार मार्क करना. एग्जाम में पूछने के चांसेस है, अभी तक के पूछा नहीं है. मुझे ऐसे लगता है कि पूछने के लिए 4 मार्क के लिए कोई महंगा सवाल नहीं, अब तक नहीं पूछा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं. 4-5 स्टार मार्क करना, चांदनी रात बना देना, हो सकता है एक आध बार पूछ ले, चांद भी बना दो एक आध. ठीक है, लेट्स गो. मैं चाहूंगा ये सब जन साथ में पढ़ेंगे. रेडी? सब जन साथ में. रेडी? 1 2 3 बोलो. क्या है? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल काउंसिल shall be to promote and protect the right of the consumer as such. The right to be protected against the marketing of the goods and service which are hazardous to the life and the property. ऊपर की ही चीजें नीचे लिखी गई है. ऊपर भी हमने सेफ्टी पढ़ा, नीचे भी सेफ्टी ही पढ़ रहे हैं. साइड में लिखो उसके सेफ्टी.
फुल स्टॉप। मुझे एक बार बताओ, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वगैरह पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सो क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, इंग्रेडिएंट्स, ऑफ कोर्स सब लिखा है। उसके बाद में द राइट टू बी अश्योर्ड व्हेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। मतलब जब भी आपको लगता है आपने वेराइटी ऑफ गुड्स का एक्सेस रखना चाहिए खुद के पास में। द राइट टू बी हर्ड एंड assured that the consumer interest will be received due to consideration at the appropriate, क्या बोले बाद उसे, terms. The right to seek redressal against unfair trade practice. Unfair trade practice के ऊपर लिखना complaints और redressal को सर्कल करना। ये ऊपर के पॉइंट ही नीचे आ रहे वापस से, सेम है। redressal of complaints मतलब redress मतलब सॉल्व करना चाहिए, तो redress के ऊपर लिख कर रखो सॉल्व। और सबसे आखिर राइट ऑफ कंज्यूमर का एक बात उसे एजुकेशन, सिंपल। नीचे ओके, अब जरा ध्यान देना, कॉन्सोलेट करना अच्छे से। हाँ क्या हो गया? तो कोई इलिटरेट हुआ तो उसको कैसे राइट्स मिलेंगे, वही मैं बता रहा हूं। 2 मिनट, ठीक है, जस्ट कॉन्सोलेट करना अच्छे से। अब इमेजिन करते हैं, समझो कंज्यूमर है, कौन है बोले बात उसे, कंज्यूमर। आपने सुना होगा बीच में कैडबरी जो थी उसमें इल्लियां निकली थी। उसमें अरे निकला था, अरे केस भी हुआ था कैडबरी के ऊपर, इसके ऊपर कैडबरी में इल्लियां निकली थी। मैं आपको, आप कंज्यूम करने वाले ऐसे 10 प्रोडक्ट बता सकता हूं जिसमें अजीबोगरीब चीजें निकली है, जो आप खाना बंद कर दोगे, ठीक है। सो जिस दिन बेटा कैडबरी के ऊपर इल्लियां निकली थी ना, उसके खिलाफ केस गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में, ऐसी इल्लियां निकली थी कैडबरी के ऊपर, ठीक है। लेट्स गो, समझ में आ रहा? अरे तो है इल्लियां, दिखानी तो पड़ेगी, हाँ ना। और ध्यान दो, आपको पता है उसके बाद में कैडबरी ने खुद के पैकिंग चेंज कर दिए और पैकिंग के नाम पे कैडबरी ने खुद के रेट्स भी बढ़ा दिए। आपको पता है आपके बचपन में कैडबरी 10 रुपए की यह बड़ी कैडबरी आती थी, पूरा फैमिली खाता था फिर भी बच जाती थी। अभी 10 रुपए में यही इतनी सी कैडबरी आती है, ठीक है। वो छोटा बच्चा भी खाए तो उसको, अगर वो कैडबरी पूर्ति नहीं है तो आपका सिल्क खाना शुरू कर देता है, इतना साल आके दिया मेरे को, है ना। और सिल्क विल्क लेने जाओ तो 100 रुपए की तो सिल्क आती है साला। मतलब इंसान उससे अच्छा तो ओरिजिनल वाला सिल्क परचेस करके खा ले। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो समझो जब जब आपके दुनिया में आपके प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ इल्लियां, कहीं मकड़ियां, कहीं कॉकरोचेस, कहीं लीड, उसके बाद में कहीं आपने वो नहीं रैट, चूहा वगैरह निकला था, हाँ। तो जब ऐसा आपके साथ होता है बेटा, तो आप जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल में। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का बाद उसे काउंसिल, आप इसको अपील कर सकते हो नॉर्मली 45 डेज के अंदर, जिस दिन से आपने चूहा खाया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। 40% नहीं, डेज। और वो चूहा खाने के बाद ऐसे ही होता है। सो 45 डेज के अंदर, नहीं ये तो मैं आपका ओपिनियन बता रहा हूं, ठीक है। लेट्स गो। सो 45 डेज में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल्स के अंदर आप अपील कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल्स इस चीज को सॉल्व करते हैं बेटा 180 डेज में। उनका जो डिसीजन आता है ना, वो डिसीजन बेटा देते हैं नॉर्मली 180 डेज में। कितने डेज में बोले बार? 180। देन यू कैन गो विद इन अगेन 45 डेज टू स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच गिव्स अ डिसीजन अगेन इन 180 डेज। जो डिसीजन टाइम में देगा बोले बाद उसे 180 डेज। और उसके बाद में आप सबसे एंड में 60 डेज में जा सकते हो तो नेशनल कंज्यूमर काउंसिल। कौन सा कंज्यूमर काउंसिल बोले बाद उसे? नेशनल, जो बड़ा डिसीजन देता है सुमोटो। क्या बोले बाद उसे? सुमोटो। सुमोटो मतलब खुद के मन मर्जी से जैसा जब चाहे तब वैसा, क्लियर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इतनी चीजें उन्होंने बना के रखी है। अब सवाल यह है सर, इलिटरेट बंदा है, उसको कुछ पढ़ाई वढ़ाई आती नहीं तो वो क्या करेगा? बेटा अगर उसको कुछ पता चला तो कुछ करेगा, अगर उसको नहीं पता चला तो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो बचपन से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये क्यों इंडिया में लिटरेसी इतनी जरूरी क्यों है? बिकॉज जब आप लिटरेट नहीं होते तो आप खुद के आधे जिंदगी के राइट से डिप्राइव हो जाते हो। एग्रीकल्चरल फार्मिंग खत्म होने का रीजन बेटा ये नहीं है कि साहूकारी वगैरह चल रही है। एग्रीकल्चरल फार्मिंग खत्म होने का मेन रीजन है
कि भैया इलिटरेसी चल रही है। क्या चल रही है बोले बाद उससे? इलिटरेसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? उसको उठाओ, बालों में हाथ फेरना बंद करो और उठाओ उसको। वो मस्त उसको सहला रहा है, सो जा बेटा सो जा, जागो उसको, ठीक है, लेट्स गो। सो ये चीज को बेटा याद रखना, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको लिख के रखो एक बार, गो फॉर इट फर्स्ट। साइड चलो बेटा हो गया। डन एवरीवन। यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है इथिक्स इन मार्केटिंग, सुमोटो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? चलो आगे बढ़े, यस और नो? लेट्स गो। लेट्स गो नेक्स्ट। आज मैं जा रहा हूं अगले चैप्टर के ऊपर। हाँ हाँ सुमोटो खुद के हिसाब से जब चाहे तब। सुमोटो इसलिए तो लिखा मैंने, कभी भी। सुमोटो का मतलब क्या होता है फिर? ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। लेट्स गो। थोड़ा सा आवाज छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट करना। ओके सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटा 6:15 बजे नहीं छोड़ूंगा अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो, याद रखना। ये भी धमकी याद रखना मेरी, ठीक है? लेट्स गो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल क्या है बोले बाद से? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दो, कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, तभी जाके समझ में आएगा। नाउ इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है पूरे चैप्टर में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक छोटा 4-5 पेजेस का चैप्टर बनाना चाहिए था और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग से। एनी हाउ अगर आप देखो तो वो पूरे चैप्टर में उन्होंने वैसे भी 2 पार्ट्स ही किए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन्होंने अलग किया है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग किया है। अब पहले तो इसके मीनिंग समझो। बेटा पन्ने पलटना बंद करो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो और पन्ने गिनना भी बंद करो, ठीक है? जब खत्म होना है तब हो जाएगा, ठीक है? लेट्स गो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे पहला मतलब होता है दैट इज मैनेजिंग अ कंपनी और गवर्निंग अ कंपनी इन मोस्ट इथिकल मैनर। कंपनी को सबसे इथिकल मैनर में मैनेज करो, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन करना बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज इसका स्कोप बहुत बड़ा है। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब मैं बोलता हूं मैनेजिंग अ कंपनी इन इथिकल मैनर, तो इसके बहुत सारे मतलब ये निकलते हैं कि आपको कंपनी के हर पर्सन का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा।
पर कंपनी जब वर्ड आता है तो हर पर्सन का बेनिफिट ध्यान में रख के काम करना इज क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं शेयर होल्डर को खुश करना चाहूं तो मुझे उन्हें ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, और मुझे उन्हें अगर ज्यादा डिविडेंड देना है तो इधर मुझे कॉस्ट कट करनी पड़ेगी। कॉस्ट अगर मुझे कट करनी है तो मुझे एम्प्लॉय की सैलरी कट करनी पड़ेगी, क्रिएटर्स के रेट कट करने पड़ेंगे, तो वो दुखी हो जाएंगे। अगर मैंने एम्प्लॉय और क्रिएटर को खुश रखने की कोशिश की तो शेयर होल्डर दुखी हो जाएगा। सो इट इज अ वेरी, you can say, a problematic situation to make a proper corporate governance, because exactly beneficial, सब खुश रहे, ऐसी कभी सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती। इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल कि सभी लोग खुश हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि गवर्निंग अ कंपनी इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, नहीं, उन्होंने वर्ड यूज किया है इन मोस्ट इथिकल मैनर। बेनिफिट गया तेल लेने, इथिक्स को फॉलो करो, जिसको डैमेज होना है होगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन मोस्ट इथिकल वर्ड मिले बहुत जरूरी है रादर देन बेनिफिशियल, तो इसे मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहूंगा। वैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक दो डेफिनेशन और है जो मैं अगले स्लाइड में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ इसको जोर से बोलो, क्या बोलना है? गवर्निंग अ कंपनी इन मोस्ट इथिकल मैनर, सबसे ज्यादा इथिकल मैनर में कंपनी को चलाओ, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड व्हाट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो तीन वर्ड्स है, कॉर्पोरेट, सोशल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का, सोशल मतलब सोसाइटी के तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कर्तव्य है कंपनी का सोसाइटी के प्रति, क्या कर्तव्य निकलता है, कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। अब एक्चुअली सबसे पहले कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति तो यह है कि कंपनी खुद का काम ही, कंपनी अपना काम ही बहुत शिद्दत से, बहुत आदत डाल के और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे। अगर कंपनी खुद का काम भी क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पे बहुत अच्छा करती है ना, तो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि कंपनी उठा के डोनेशंस दे, बेटा ना, कंपनी उठा के डोनेशंस तो कभी भी दे सकती है, लेकिन उन डोनेशंस का क्या फायदा जो पैसा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है सोसाइटी से। अगर मैं सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करूं और सोसाइटी को ही वापस से पैसा दूं तो उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब होगी जब मैं मेरे एग्जिस्टिंग कंपनी को ही इतना अच्छा चला रहा हूं कि सोसाइटी को बेनिफिट्स मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, आपके कंपनी में वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, देन ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वाटर और यूज द वेस्ट वाटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी दूषित हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ कंसर्न जो दूषित होगा। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करना शुरू किए हैं कि इसके बाद में हम वेस्ट वाटर को यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी वो काम में नहीं आ रहा था, अब एटलीस्ट जरा काम में आना शुरू होगा। बहुत सारे एंटरप्राइजेस ने जो वाटर यूज करते हैं उन्होंने वाटर से रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग जो स्क्रैप डिस्पोजल करते थे उन्होंने स्क्रैप रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किए। जो लोग बड़े पैमाने पे पॉलिथीन्स वगैरह यूज करते थे एज अ पैकेजिंग रीपैकेजिंग टूल, उन्होंने उसको खत्म करके एटलीस्ट 50 माइक्रोन्स वाली पॉलिथीन या पेपर पैकेजेस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया है। आपने शायद देखा होगा पहले अगर आप मैकडी वगैरह में जाते थे तो मैकडी वाले आपको पॉलिथीन देते हैं, आज के डेट में वो पेपर बैग देते हैं आपको, और आपको आप बोलोगे ना पॉलिथीन, वो बोलेंगे नहीं मेरे पेपर बैग लेके चले जाओ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ। छोटी से छोटी चीज में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो किराना स्टोर पे भी आज जाओ ना तो आजकल बहुत सारे किराने स्टोर वाले भी आपको पॉलिथीन नहीं देते, सब्जी वाले भी पॉलिथीन नहीं देते। लोगों ने तो आदत लगा कर रखी है घर से हम बैग लेके निकलेंगे, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो और क्या है? कंसेप्ट समझ में? सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि भैया सोसाइटी से बम प्रॉफिट निकालो, ताकत से प्रॉफिट निकालो और वही प्रॉफिट उनको डोनेट कर दो। अरे इसमें तो कोई सेंस नहीं हुआ ना। पहले तुमने उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया, उन्हीं को डोनेशन दे रहे हो। उससे अच्छा तुम डोनेशन मत दो, तुम्हारे डोनेशन चाहिए ही नहीं, तुम्हारी कंपनी को ही ऐसा मैनेज करो कि सोसाइटी को डैमेज ना हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग अ कंपनी टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम डोनेशन, आई एम सेइंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। एयर पोल्यूशन कम करो, वाटर पोल्यूशन कम करो, रिसाइकलिंग ज्यादा करो, गुड्स को बहुत ज्यादा यूटिलिटी के ऊपर यूज करो, लगे तो हाई कॉस्ट मशीन्स इंप्लीमेंट करो और उससे पोल्यूशन कम करो, लेकिन जितना आप बेनिफिट सोसाइटी को जितना सेफ रख सकते हो उतना रखा। देखो परसों हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि भैया बिजनेस ने और एनवायरमेंट ने दोनों ने साथ साथ में बढ़ना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट कि आप चलो लेकिन आप सोसाइटी को भी साथ में लेके चलो। दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोले एक बार सुनना। तो ये चीज को आपने सबसे पहले याद रखना है। ये कंसेप्ट
अब जरा हम जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स इट इज डिफाइंड एज अ गवर्नेंस। पहले देखो मैं वर्ड्स का ही डिसेक्शन करना चाहूंगा, वर्ड्स के डिसेक्शन में ही आपको बहुत सारी चीजें समझना शुरू होगी। सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान करें, देखो बेटा वर्ड्स क्या यूज किए हैं, वर्ड्स क्या यूज किए। अगर आप देखोगे तो पहला वर्ड है बेटा कॉर्पोरेट। नाउ व्हेन दे से कॉर्पोरेट, आई मीन टू से इट इज रिलेटेड टू कंपनी आई गेस, और ये कंपनी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई तो हमारे कंपनी और अलाइड लॉ का पार्ट है सिलेबस में। और दूसरा वो बोल रहे हैं गवर्नेंस। व्हेन दे से गवर्नेंस, कैन आई कॉल इट एज अ मैनेजमेंट? जोर से बोलो हाँ है ना, गवर्न करना मतलब मैनेजमेंट ही तो करना है, जोर से बोलो हाँ है ना। सो यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट, इसके बारे में बात चल रही है। आपको पता है CWA सुना है सबने? CWA सुना है? बहुत सारे लोग CA के साथ में CS CWA वगैरह करते हैं। जैसे उस दिन आपको डेमो लेक्चर देने के लिए वो राहुल सर आए थे, इतनी सारी डिग्री होती है नीचे CS CWA, हाँ ना। सो ऐसे देखो बहुत सारे लोग CWA करते हैं। मैं तो आपको भी इनकरेज करूंगा कि कभी पॉसिबिलिटी आपका जब बीकॉम हो जाए तो आप स्ट्रेट अवे सेकंड ईयर के लिए अपियर कर सकते हो, ले लेना डिग्री, कुछ नहीं जाता, ठीक है, ज्यादा इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हो जाता है। मैंने खुद ने CS कंप्लीट किया, मुझे पता है मैंने कैसे कंप्लीट किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ नहीं, कितने अटेम्प्ट, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा CA तो फाइनल सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, मेरा CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, लेकिन जब मैंने CS फाइनल दिया उस वक्त मैं ऑलरेडी CA बन चुका था और मैं जॉब कर रहा था, इसलिए मेरे को CS फाइनल को 4-5 अटेम्प्ट लगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ 4-5 अटेम्प्ट इसलिए लगे बिकॉज मैं CA फाइनल हो चुका था और दिमाग में तो घुस चुका था, अपन तो बाप है मतलब जॉब वॉब लग चुका था, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और CA हो चुका था तो डिग्री मिलती नहीं मिलती एक ही बात थी। तो मैं जून 2009 में जब CA बना, उसके बाद में मैं दिसंबर 2010 में CS बना, वही 3-4 अटेम्प्ट मुझे लग गया, ठीक है। सो आपने ऐसी चीज मत करना, ऐसे इंस्पिरेशन मत लिया करो, ठीक है। लेट्स गो। So corporate governance. Now what I mean to say, when you go for management of the company in CWA, at final level they have a 25 marks concept only for corporate governance. पूरा 25 मार्क का कंसेप्ट उनका सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, जिसको हम यहाँ पे ब्रीफ में देखने वाले हैं, क्लियर है। अब जरा स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। मैं चाहूंगा साथ में पढ़ना है, 2-3 छोटी-छोटी और डेफिनेशंस दे रहा हूं। रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग अ कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, मैनेज करो कंपनी को फेयर करो, फेयर मतलब गोरा नहीं करना है, ठीक है, फेयर करो, ट्रांसपेरेंट करो, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखावे निकम्मे, ट्रांसपेरेंट करो मतलब कि भैया किसी को डाउट ना हो, कांच की दीवारें नहीं लगानी वहां पे। और सबसे आखिरी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढो, कौन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, साथ में पढ़ना, 1 2 3 बोलो, क्या है? द टर्म गवर्नेंस रिलेट्स टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ, क्या लिख बाजू से, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में डिसीजन मेकिंग करो। और सबसे आखिरी, साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? एज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल for ethical and socially responsible organization decisions and use of, क्या लिख बाजू से, resources। मतलब देखो इसमें मैंने 3 टाइप की चीजें बोली है। पहले तो आप ऐसा सिस्टम मैनेज करो जो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बोले। दूसरा, आप स्टेक होल्डर को खुश करो, और तीसरी चीज बोलिए कि आप सोसाइटी को भी साथ में खुश रखो। तो 3 स्टेप्स मैंने यहां बोले, एक बार जोर से बोलो। पहला कौन सा बोला है मैंने? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। दूसरे इसमें किसको खुश करना है? स्टेक होल्डर। और तीसरा इसमें किसको खुश करना है? सोसाइटी। जोर से बोले एक बार, सुनना। अब यही चीज मैंने आपके सबसे स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दी है। अगर आप बुक खोल के देखो तो वहां पे एक डायग्राम दिखेगा आपको, सेम वाला दिख रहा है सबको? हाँ ना, ओके। उसके साइड में लिख के रखो पहला, या अंडरलाइन भी करो चलेगा। वो डायग्राम है ना छोटा सा, अरे जिंदगी, वहां मैंने वर्डिंग्स लिखे, डायग्राम के साइड में छोटे छोटे वर्डिंग्स है, देखो जरा ढूंढो, वहां पे दिख रहा है? आंखें तेज करो, ढूंढने वाला चाहिए, भगवान भी मिल जाता है, तुमको एक कंसेप्ट नहीं मिल रहा। पहले पैराग्राफ में ये वाला लाइन है, ऊपर वाला, उसके नीचे के पैराग्राफ में स्टेक होल्डर वाला लाइन है, दिखिए, उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन सोशल बेनिफिट वाला लाइन है। पेज नंबर 1 ही है, पहले ही पेज पे वो दिसल्या का? ओके, सो साइड में लिखो मैनेजिंग अ कंपनी। अब ये तीनों का क्रक्स दे रहा हूं मैं, लिखना मैनेजिंग अ कंपनी फेयरली
and transparently. Managing a company fairly and transparently. In the interest of stakeholders. In the interest of stakeholders. In the interest of stakeholders. As well as society. Society. In the interest of stakeholders as well as society. लिख लिया सबने? चलो ये चीज को याद रखना, ठीक है? आगे. नाउ व्हाट आर द थ्री की प्लेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तीन मेन वाले खिलाड़ी कौन है? पूछो कौन? तुम ही बताओ एक बार, कौन प्लेयर्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस? किस, मुझे थोड़ा सोच के बोलना. कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन इंप्लीमेंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा स्टेक होल्डर्स, तीसरा, जरा डायग्राम देखना. द कॉर्पोरेशन ओनर्स मतलब स्टेक होल्डर्स, द डायरेक्टर टू हुम द ओनर्स इलेक्ट एंड द मैनेजर्स टू हुम डायरेक्टर्स सिलेक्ट. तीन लोग, मतलब टॉप मैनेजमेंट तक के ही वो सीमित है. ओनर, ओनर के नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर. चाहिए तो एक और डायग्राम उसके साइड में मैंने दिया है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तेरे आंसर, ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर. दिख रहा है सबको? हाँ ना. आप उसको हायरार्कियल फॉर्म में भी लिख के रख सकते हो. जैसे कैसे लिखना है पूछो, कैसे? देखो ऐसा लिखना उसको. सबसे पहले ओनर, अपॉइंट. ओनर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोलोगे जिंदगी में किसको? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजर. ये मैंगोज नहीं है, ये अपॉइंट होना चाहिए. तुम पागल हो गए, हर जगह मैंगोज दिख रहे हो तुमको. लिख लिया सबने? बोलो बड़ा. क्यों सो रहा है तू? तेरा बर्थडे ना आज, फिर भी सो रहा है तू? शर्म नहीं आती तेरे को? ठीक है, मानता हूं तेरे को बहुत धोया कल रात को लोगों ने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. हैप्पी बर्थडे. जागे रहना, नहीं तो बहुत धोएंगे और मैं भी दूंगा, याद रखना. ठीक है, लेट्स गो. आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना. व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब ऐसा बंदा जिसका अटका होता है कंपनी में, जिसका पैसा अटका होता है कंपनी में. ठीक है, तो एक बार मेरे पीछे बोलना. स्टेक होल्डर मीन्स अ पर्सन whose money or interest is invested in a company. क्लियर है? इसे हम क्या कहेंगे बोले बात, उसे स्टेक होल्डर. अब स्टेक होल्डर्स के लिए सिंपल डेफिनेशन एक और बोल सकते हो, इसको जरा साथ में पढ़ना. 1 2 3 बोल क्या है? स्टेक होल्डर डिस्क्राइब सच अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, ग्रुप्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन which are affected by or can affect the organization in pursuit of its goal. एक छोटा स्टेक होल्डर के लिए एग्जांपल देता हूं, मतलब आपको थोड़ा और पर्सनली समझ में आए. अब जैसे आप लोग हो, आप आईपीसी कर रहे हो. अब मेरे को तो ये मालूम है कि आप सीए बनने ही वाले हो. ठीक है, एंड यू वी विल बी प्रोफेशनल कलीग्स इन द फ्यूचर. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. ठीक है, पर एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करो, मतलब बुरा वाला एग्जाम्पल है, सिर्फ स्टेक होल्डर समझाने के लिए, तो आपको आइडिया आएगा. ठीक है, थोड़ा सा बुरा वाला. चलो थोड़ा बुरा नहीं करते, कैसा? अच्छा करते. जिस दिन आप समझो सीए बन गए, ठीक है, अब ये चल रहा है 2017, 2020 मई में आप एग्जाम दोगे फाइनल की. बोलो 2.5 साल बाद दोगे ना एग्जाम. सो नवंबर में एग्जाम दी 2017, 2020 में तो एग्जाम आ जाएगी. 2020 में आपने फाइनल की एग्जाम दी मई में, और 18 जुलाई 2020 को आपका दोपहर को 11 बजे रिजल्ट आया. दोपहर को 11 बजे 18 जुलाई को आपका रिजल्ट आया. ऊपर 4 सब्जेक्ट लिखे थे, नीचे 4 सब्जेक्ट लिखे थे. आपने जिंदगी में उनको कभी देखा नहीं. सबसे नीचे गए और आपने देखा रिजल्ट क्या है. हाँ, और वहां लिखा आया पास. वहां क्या लिखा है बोले एक बार? पास. ऐसे एकदम मस्त बाकायदा ग्रीन कलर में लिख के आया, एकदम पास.
ऐसा ग्रीन कलर में लिखा है पास। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपको होगी पहले, आपको तो होनी है ऑफ कोर्स। उसके बाद में सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? पेरेंट्स को होगी, हाँ है ना। उसके बाद में किसको होगी? उसके बाद में फ्रेंड्स को नहीं होती, फ्रेंड्स को दुख होता है, पास हो गया तू, कैसे पास हो गया तू, हाँ। उसके बाद में खुशी वे तो होती है बेटा हमको, हम लोगों को। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के बाद में किसी को खुशी होती है कि नहीं भैया ये बंदा सीए, बोलो और बाप मैंने पढ़ाया था इसको, ये इसको देखा मैंने क्लास में हरकतें करते हुए, फिर भी ये पास हो गया, हाँ, तो उसकी खुशी हमको होती है कि नहीं भैया कि ये बंदा पास हो गया। आपके दोस्तों को जिंदगी में कभी खुशी नहीं होगी। वो साला जैसे ही आप पास हो गए ना, रात को जाके पैग मारेगा, साला पास हो गया मेरे में, हाँ। फिर चकना खाएगा, दारू पिएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, ये भी पास हो गया और मैं क्यों नहीं हो सका, हाँ। तो ये चीज को आपने याद रखना। अब देखो, अब ये देखो कि नॉर्मली आप जब पास होते हैं ना, तो थोड़ा सोचना कि आपके पास होने से कितने लोग खुश होते हैं। एंड देयर लाइज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर। आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपके अंदर सबसे पहले तो सेंटिमेंटली बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली आपने उनको खाली करके छोड़ दिया है, हाँ। और उसके एडिशन में भी अगर आप कंसीडर करो तो उन्होंने उनका समय भी आपके अंदर इन्वेस्ट किया। तो द मेन लीड स्टेक होल्डर आर दोज पीपल। जब आप पास हो गए, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी उनको होगी पहले। उसके बाद में हम लोग, हमने सेंटिमेंटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये बंदा पास हो जाए, प्लीज पास हो जाए। एक आध दिन बहुत गुस्सा आता है तो हम तुमको डांट देते, एक आध दिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आए तो हट कर देते हैं, है ना। उसके बाद में एक आध दिन हमको बहुत अच्छा लग जाए तो दिल से तारीफ भी एक आधे की कर देते हैं, है ना। तो सेंटिमेंटली हम इन्वेस्ट किया है। हालांकि तुमने उसको किसी दिन माइट भी समझाओ, किसी दिन नहीं। अब जब मैं डांट रहा हूं तो कुछ लोग सोचते हैं हो गया आज वापस पागल हो गया है, क्या आदमी है, तो ये सिचुएशन माइट भी आपने झेला होगा। बट स्टिक हमको आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, हमारा इन्वेस्टमेंट उनसे थोड़ा कम है। पर हाँ, खुशी तो जरूर होगी। तो एज यू कैन से, जैसे पेरेंट्स आर द योर मेन शेयर होल्डर्स, पेरेंट्स आपके मेन शेयर होल्डर, उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। जैसे कंपनी सक्सेसफुल होता है और डिविडेंड मिलता है तो सबसे पहले खुशी कंपनी के शेयर होल्डर्स को होती है। फिर उसके बाद में जो आता है, वी आर लाइक गवर्नमेंट, वी आर लाइक एक बार गवर्नमेंट, हमारा इंटरेस्ट आप में है और आप जब सक्सेसफुल हो तो हमको भी खुशी होती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सब में है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग पास होंगे हम सबको उसके अंदर इंटरेस्ट लगा। नहीं यार ये क्लास 200 का है, 200 के 200 पास होंगे तो एज अ गवर्नमेंट वी विल टोटली बी हैप्पी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर, जितने लोग आपसे रिलेटेड है। अब देखो आपके पेरेंट्स के बाद हम आते हैं, हमारे बाद में आपके रिलेटिव्स आएंगे, वही रिलेटिव जो आपको पूछते हैं कि बेटा तू कौन से कॉलेज से सीए कर रहा था, है ना। और जब आप बोलते हो मैं सीए बन गया तो उस वक्त उनको सबसे पहले बिलीव ही नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद में वो कंपेयर करना शुरू करते हैं उनके बेटों को और आपको, ये है ना। और ये तो आपने देखा होगा, हाँ। तो ये चीज भी, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी उनको भी होती है। फिर कहीं ना कहीं आपका एक आधा दोस्त जो होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको भी अच्छी खासी खुशी होती है अगर वो सीए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बाद में अगर आप देखो तो आप जहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, घुल मिलने जाते हो, थोड़ा सोशल गैदरिंग में जाते हो, वहाँ पे एक आधे फंक्शन में आप शादी वगैरह में चले गए, बहुत दूर के अंकल मिल गए, पापा के फ्रेंड, उन्होंने पूछा क्यों रे क्या कर रहा है, आप बोलते हो सीए बन गया, है ना। तो ऐसे केस में उनको भी थोड़ी खुशी, अरे वाह बन गया क्यों, शक्ल देखिए आईने में, हाँ ये चड्डी पहन के नीचे खेलता था मेरे सामने, हाँ। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोले बार उसे, स्टेक होल्डर। सो देखो स्टेक होल्डर कंसेप्ट काफी आसान है। सिंपली ये सोचना कि सीए बनने का जो लोगों को खुशी होगी, दोज आर स्टेक होल्डर, सिंपली गोज विद द कंपनी। जैसे कंपनी सक्सेसफुल होती है तो जिन जिन लोगों को खुशी होगी, दोज आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स। क्लियर है। जैसे आप देखो कौन कौन है, एम्प्लॉय, कंपनी अगर प्रोग्रेस करेगी तो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ट्रेड यूनियन, आप जिस यूनियन में काम कर रहे हो वो लोग भी खुश होंगे, ठीक है। तीसरा जैसे हम सीए फैटर्निटी वाले लोग हैं, जब और सीए बनते हैं तो हमको और खुशी होती है। हालांकि इंस्टीट्यूट बनाती नहीं है पर हमको खुशी जरूर होती है कि नहीं भैया और प्रोफेशनल कलीग्स बन रहे हैं, ठीक है। आगे शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा खुशी होगी। सप्लायर्स को भी खुशी होगी। समझो आपका कोई आपके गांव में एक बुक सप्लायर होगा जिससे आप बार बार सीए की बुक्स परचेस करने जाते होगे, ये बुक दे वो बुक दे। एक आध दिन आप वैसे ही चले गए दूसरी बुक मांगने के लिए, मेरे को एक नॉवल पढ़ना है, वो आपको पूछा सीए बन गया, आप बोले हाँ, तू भी, अरे वाह क्या बात, पेड़े वेड़े नहीं खिलाया तूने, हाँ ना। सो दैट इज सप्लायर।
फिर लोकल कम्युनिटीज, आपके आसपास के लोग, गली वाले, मोहल्ले वाले जो हमेशा कोसते रहते हैं, जिनके सामने आप खेलते रहते थे बचपन में, हाँ ना, ऊटपटांग हरकतें करते थे। और उसके बाद में बेटा गवर्नमेंट, जैसे हम जैसे लोग जो सब में इंटरेस्टेड होते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेक होल्डर। अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंसेप्ट इज टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम। ये सबको जब आप सेटिस्फाई करते हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। पर बेटा याद रखना, इन सबको सेटिस्फाई करना उतना ही मुश्किल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। बिकॉज कंपनी किसी एक का सुनेगी तो कहीं ना कहीं दूसरे को छोटा सा डैमेज जरूर होगा। ये कंसेप्ट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्टेक होल्डर्स कंसेप्ट। और देखो ऊपर का क्वेश्चन देखना कैसा है। व्हाट आर स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट इज द रोल इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो स्टेक होल्डर का एक प्रॉपर रोल होता है कि वो खुद के हिसाब से इथिकली वर्क करे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा। क्लियर है? तो साइड में लिखना, इफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर works in the company, if each and every stakeholder works in a company in most ethical way, it is called as corporate governance. It is called as corporate governance. चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, लेट्स गो। आज पता है तुम्हारा तो आईपीसी का सीए का पेपर इजी निकल गया। आज सीए फाइनल का लॉ का पेपर था। लोग 5 घंटे तक सिर्फ पेपर ही पढ़ रहे थे, 45 मिनट्स तक सिर्फ पेपर रीड कर रहे थे। वो पेपर नहीं, वो न्यूज़पेपर था। हाँ, अरे पहला सवाल जिसने पढ़ा वो वैसे ही सोचना शुरू कर दिया, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ के आऊंगा। और पढ़ के आके भी फायदा नहीं, सब सवाल आड़े थे, सब इधर के उधर। मई 2016 के एग्जाम के अंदर पिछले 50 साल के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था मई 2016 में। आज उसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो बेटा प्रिपरेशन शुरू करो। नहीं, तुम्हारा अभी अभी मई 17 का इजी आ चुका है, नवंबर 17 का पेपर चांसेस है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बेटा ताकत से शुरू कर देना। ठीक है, लेट्स गो। ये बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा इन चीजों के लिए रेडी रहना कि एक आध पेपर ऐसा भी आ सकता है तुम्हारा, जरूरी नहीं लॉ का आएगा, पर एक आध पेपर ऐसा आ सकता है कि तुमको आधे पौन घंटे तक के तो सिर्फ पेपर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सवाल तो उसके बाद में सोचना क्या करना है। मैंने बताया था आपको, शायद याद होगा, तो फाइनल लेवल पे जब मेरा अकाउंट्स का पेपर था, 20 मार्क के लिए एक सवाल पूछा गया था जिसको सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा लगता था। ठीक है, और 3-4.5 घंटे का पेपर था। अच्छी से अच्छी इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी भी वो पेपर को 4.25 घंटे के पहले खत्म नहीं कर सकती थी। तो ऐसे भी धूम धड़ाम सवाल पूछते हैं वो। ठीक है, सो रेडी रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। हाउ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलप अब्रॉड। अब्रॉड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से डेवलप है? मुझे एक बात बताओ, कैडबरी खाते हो? कैडबरी बोलो हाँ है ना, एकदम खींच के खाते होंगे। कुछ लोग उसको ठंडा खाते होंगे, कुछ पिघला के माइक्रोवेव में खाते होंगे। हाँ है ना, पिघला के तो बहुत पसंद होगी सबको। बोलो हाँ है ना। आपको पता है कैडबरी जो ओरिजिनली कैडबरी कंपनी के ओनर थे, अन्ना एंड कैडबरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पहली शुरुआत कैडबरी के सीईओ ने ही की है। इट बिगैन इन यूके इन अर्ली 1990 इन यूके। द कैडबरी रिपोर्ट 1992 इन यूके बिकम अ पायोनियर इन रेफरिंग द कोड ऑफ द स्टॉक मार्केट। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे पहला कोड बना। ठीक है, जो कैडबरी कमेटी ने बनाया था, वहां से कैडबरी कमेटी की शुरुआत हुई और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनना शुरू हुआ। कैडबरी कमेटी ने फर्स्ट टाइम बताया कि भैया आप बिजनेस किस तरीके से मैनेज करो, सोसाइटी को भी डैमेज ना हो और स्टेक होल्डर्स भी खुश रहे। इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था। नीचे मैं चाहूंगा साथ में पढ़ना, 1 2 3 बोलो क्या है। द ब्लू रिबन कमिटी सेट अप इन द यूएस इन 1998 बाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स स्टडीज the effectiveness of the audit committee and provided the recommendations for the क्या बात उसे improve। समझ में आ रहा है? So this is how the corporate governance started in UK and US। अब इसको याद रखना काफी सिंपल है। कैडबरी कमेटी बना 1992 में और ब्लू रिबन कमेटी बना कहाँ बोले एक बार उसे 1998 में। ये बना था यूके में, ये कहाँ बना बोले एक बार यूएस में, न्यूयॉर्क। क्लियर? इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना। आगे in 2002 the Serbians
एंड ऑक्सला एक्ट पास इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल। 2002 में सर्बियंस ऑक्सला एक्ट पास किया। इस चीज को बेटा कहा जाता है सॉक्स ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोले एक बार उसे? सॉक्स ऑडिट। इसका शॉर्ट फॉर्म है सॉक्स ऑडिट। सॉक्स ऑडिट का मीनिंग होता है, मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ बताता हूं, बिकॉज मैं सॉक्स ऑडिट खुद जाके आया हूं, एक बार करके आया हूं। 2002 में जब ये बज़वर्ड था, 2006 तक के इंडिया में पहुंचा और 2006 में ही हमारा आर्टिकलशिप शुरू हुआ था। उस वक्त बहुत सारे बड़े फर्म्स ने सॉक्स ऑडिट के ऊपर प्रॉपरली एक एक कमेटी बिठाना शुरू किया था। मैं जिस फर्म में था वहां सॉक्स ऑडिट की एक टीम थी, वहां पे मैं काम करता था। नाउ अंडर सॉक्स ऑडिट इफ यू सी, आपको बैक ट्रेसिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैक ट्रेसिंग। मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम पर से यू हैव टू गो बैक इनटू एंटायर सिचुएशन बाय क्रिएटिंग अ लिंक, और उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज सॉक्स ऑडिट। बैक ट्रेसिंग आप वहां पे चाहिए तो लिख सकते हो, ट्रेस बैक इनटू अ सिचुएशन। ट्रेस बैक इनटू अ सिचुएशन। ट्रेस बैक इनटू अ सिचुएशन is a process of SOX audit. Is a process of SOX audit. SO सर्बियंस एंड ऑक्सला एक्ट का वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सर्बियंस एंड ऑक्सला एक्ट का शॉर्ट फॉर्म सॉक्स उन्होंने क्रिएट किया है, SOX। चलो आगे ये पढ़ना OECD वाला। रेडी? साथ साथ में बोलना। क्या है? 1 2 3 बोलो। क्या है? द OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल 1999-2004 रिफ्लेक्ट द ग्लोबल कंसेंसस रिगार्डिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द क्या बाजू से कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो सिंपली आपको 4 साल याद रखने पड़ा। कितने साल बोले एक बार? 4। कौन कौन सा बोले एक बार? 1992 कैडबरी, फिर 1998 में ब्लू रिबन, उसके बाद में 2002 में सॉक्स ऑडिट, और उसके बाद में OECD, दैट इज 1999-2004। इसके लिए आप छोटा सा वाहियात सा मेमोरी टेक्निक बना सकते हो, दैट इज कैडबरी कम्स इन अ ब्लू रैपर इन अ सॉक्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्या बोलना है? कैडबरी कम्स इन अ ब्लू रैपर इन अ सॉक्स। क्लियर है? अब OECD अलग से याद रखना, उसको डाल नहीं सकता मैं वहां पे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? सो क्या बोलना है? बोला एक बार, कैडबरी कम्स इन अ ब्लू रैपर इन अ क्या एक बार सॉक्स। क्लियर है? वैसे भी कैडबरी ब्लू रैपर में ही आती है। सिर्फ इसको ईयर वाइज याद रखना। 1992 से 98 में 6 साल का डिफरेंस है, वहां से 4 साल में 2002, और वहां से 2 साल, मतलब ईयर्स भी देखो कैसे कम हो रहे हैं। 6 4 2। क्लियर है सब? ऑल आर इवन नंबर्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पहले 2 के इसमें 6 साल का डिफरेंस है, दूसरे 2 के इसमें 4 साल का डिफरेंस है, उसके बाद के 2 के इसमें 2 साल का डिफरेंस है। क्लियर है सब? इसको आप चाहो तो एक टाइमलाइन के ऊपर भी ड्रॉ करके रख सकते हो। ड्रॉ करके दूं या ड्रॉ कर सकते हो? मैं ही ड्रॉ कर, रुको 2 मिनट। ठीक है? तो सबसे पहले लाइन मारना पड़ेगा। ये मैंने लाइन मारा लैपटॉप पे मेरे, ठीक है? लेट्स गो। उसके अंदर सबसे पहले 1992 में क्या बनना है बोले एक बार? कैडबरी कमेटी। कैडबरी कमेटी रिपोर्ट। उसके बाद में 1998 में कौन सी थी बेटा? 6 years डिफरेंस। 1998 में ब्लू रिबन कमेटी। उसके बाद में 4 years का डिफरेंस। 2002 सर्बियंस एंड ऑक्सला एक्ट, सॉक्स ऑडिट, और उसके बाद में 2004, 2 साल का डिफरेंस है। जब क्या बना? OECD। ठीक है? डन? चलो हो गया सबका? साइड के लिवा पट्ट पट्ट लिवलं का? डन एवरीवन? लेट्स गो नेक्स्ट। अब ये हो गया हाउ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डेवलप अब्रॉड।
उसके बाद में एक छोटा सा मैंने कोटेड टेक्स्ट दिया है, ये वाला दिख रहा है सबको, हाँ है ना? इसको जरा पढ़ते हैं साथ साथ में, कुछ मार्किंग मुझे इसके ऊपर करने हैं, वो भी आपको करना जरूरी है। शुरू हो जाओ, ठीक है? अपने अपने और शुरू हो जाओ, ठीक है? लेट्स गो, पेन उठा लेना, लेट्स गो। व्हाट आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स? मेजर मतलब एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या गिनने के बारे में बात कर रहे हैं? एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या मेजरिंग के बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर रहे हैं? अगेन अगला सवाल पढ़ो, समझ में आएगा। व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? स्टेट द मेजर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विथ रेफरेंस टू इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेजर्स क्या है? In general, corporate governance measures includes appointing non-executive directors. Underline. Appointing non-executive director, placing constraint on the management power and ownership concentration, as well as ensuring proper disclosure of the financial information and executive compensation. Many companies have established ethics and or social responsibility committee on their board to review strategic plan, assess progress and offer guidance on social responsibilities. देखो underline, review strategic plans, assess progress and offer guidance on the social responsibilities of their business. जरूरी है। In addition to having a committees and a boards, some companies have adopted guidelines governing their own policies and practice around such a issue, like companies have companies in addition to having committees and the boards, एक correction है छोटा, hold, such a issue like board, ये जो बोर्ड डाइवर्सिटी है इसके यहाँ पे लिखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी। ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आप जमा करो तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लो, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंस क्रिएट करो और कंपेंसेशन क्रिएट करो। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में, मैंने इसके पहले ही बोला था, एक नया कंसेप्ट आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जोर से बोलो, कौन सा डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट नहीं पता? जो सब मोह माया से परे है, जो ना ही कभी लेता है ना ही कभी देता है, जो ना ही कभी बिका जाता है और ना ही कि किसी के सामने झुकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? उसको हम क्या कहते हैं बोले बार से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? नीचे इंडियन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद क्लॉज नंबर 49 ऑफ लिस्टेड एग्रीमेंट, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन फॉलोइंग एरिया: बोर्ड कंपोजिशन एंड प्रोसीजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर्स आएंगे? वैसे मुझे एक बात बताओ, बोर्ड में कैसे कितने डायरेक्टर आते हैं? बोलो एक बार। मिनिमम डायरेक्टर कितने? मिनिमम, अरे कंपनीज के हिसाब से फटके चाहिए तुमको। पब्लिक कंपनी में कितने? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रे 3। प्राइवेट में कितने? ओपीसी में। और मैक्सिमम आगे ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिट कमिटी के लिए आप वहां सेक्शन कोड कर सकते हो बेटा, 177। उसके बाद में सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी का सेक्शन बोलो बच्चों, 2 सबसेक्शन 87। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, अगला सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, लीगल कंप्लायंस एंड अदर डिस्क्लोजर्स। तो क्लॉज 49 में आपको इतनी चीजों के ऊपर कमेंट करना है। सो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्शंस है। दोज आर मेजर्स, मतलब कैसे मेजर करना है नहीं, दिस इज अ एक्शन प्लान जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको यूज करना है। ठीक है, ओके। अब जो क्वेरी है वो उसको इसके बारे में पूछ लो। बोलो अदर्स में, एक्शन प्लान में जैसे क्लॉज 49 के अंदर 2 कमिटीज है, आप चाहिए तो लिख के रख सकते हो। रेम्यूनरेशन कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब कितना रेम्यूनरेशन किस डायरेक्टर को देना चाहिए, इसके ऊपर गाइडलाइन देने के लिए। एंड उसके बाद में स्टेक होल्डर ग्रीवियांस कमिटी, स्टेक होल्डर
कंप्लेंट्स कमेटी भी आप लिख सकते हो। फुल स्टॉप, लिख लिया। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ। नेक्स्ट सेलफोन हट, लेट्स गो। हाँ बोलो बेटा, सुन, डाउट है सुनने दो प्यार से, बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने भाई में डाइवर्सिफाई हो, चलो पूछ लिया है तो थोड़ी ज्ञान की गंगा बहेगी। आते हैं जरा, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 15 डायरेक्टर अपॉइंट करते हो ना बेटा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं बेटा, एक कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अदर आर कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में दो पार्ट होते हैं बेटा, वन आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अदर आर कॉल्ड एज अदर्स। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में तीन पार्ट होते हैं बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वोल टीम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। अब इसके अंदर में अगर बोलूं तो अभी और एक नया कंसेप्ट आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर, कि हर कंपनी को वन वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है जिसका पेडअप कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। कंसेप्ट समझ में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन कंपनीज को लगता है जो कंपनी लिस्टेड है या जिनका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है या बोरोइंग्स 50 करोड़ के ऊपर है। तो दिस एंटायर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इज टोल्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर गवर्नेंस। इससे मैं कहता हूं डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के डायरेक्टर ले लो और बिठा दो, एक टाइप के डायरेक्टर लोगे बिठा दोगे तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज सभी एक ही टाइप के हैं, तो सब मिलजुल के फ्रॉड करेंगे। जब एक ऊपर का, एक नीचे का, एक आगे का, एक पीछे का, ऐसा होगा तो फ्रॉड करना मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई क्रॉस चेक रखने के लिए प्रेजेंट होगा। कंसेप्ट समझ में? दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। 6:15 तक, 6:15 मतलब 6:15। मैंने आपकी एक चीज मानी, मेरी चीज को सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिया, अरे बाहर का तो देख लिया, बाहर की कैडबरी ब्लू रैपर के अंदर, सॉक्स के अंदर पड़ी थी ओईसीडी में, बोलो हाँ है ना। इंडिया में तो देखना चाहिए ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां पे है, बोलो हाँ है ना। बेटा सेलफोन बेटा बंद रख दो उसको नीचे, आ जाओ, लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट सब जन साथ में पढ़ेंगे, रेडी 1 2 3 बोलो, क्या है? India has a long corporate history evolving from enactment of its first Companies Act in 1850, but corporate governance assumed importance in India only in 1993. अब 1993 में Companies Act तो नहीं बना, Companies Act कब बना है बोल सकते हो? सबसे स्टार्टिंग में बहुत फटके मिलेंगे जिंदगी में, 1866, 1913, 1956, 2000, गुड। अब 1993 में कोई कंपनीज एक्ट बना था क्या? तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया कैसे? पूछो कैसे? याद है मैंने बोला था शेबी, शेबी का ईयर कौन सा है? 1992। 1990 कौन सा? 2, तो लिख कर रखो सेबी 1992 फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। सेबी 1992 फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नीचे, इंटरेस्टिंगली the first initiative in India is this direction was voluntarily taken by the Confederation of Indian Industry. Now Confederation of Indian Industry is basically a revolutionary industrialization जिन्होंने डिसाइड किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेना है। आगे तीसरा वाला साथ में पढ़ना, 1 2 3 बोलो, क्या है? It adopted a desirable code of corporate governance which despite being a voluntary we found quite a few takers among corporates in India. आपको पता है इंडिया में सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसने यूज किया? इट वॉज स्टार्टेड बाय सर जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने एक कमेटी का गठन किया था खुद के नाम से। याद है मैंने आपको रतन टाटा का डिन नंबर दिखाया था, याद है? 00000001, याद आया? वो उनको डिन नंबर इस वजह से मिला है बिकॉज डिन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया इसलिए डिन आया, और डिन आया इसलिए रतन टाटा का पहला नंबर आया, बिकॉज पहला जो इंप्लीमेंटेशन डिन का हुआ था वो रतन टाटा का था। तो बहुत कम लोग थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मान रहे थे। रतन टाटा, जमशेदजी टाटा के बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और 3 कमेटी बनी थी। मैंने कंपनीज एक्ट के हिस्से में बोला है, कुमार मंगलम बिरला, नारायण मूर्ति और भाभा कमेटी, याद है सबको? हाँ है ना? और जेजी ईरानी कमेटी बनाया था, कुछ याद आया? ओके, आगे। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेट अप अ कुमार मंगलम बिरला कमेटी इन 1999 टू सजेस्ट द मेजर्स टू इंप्रूव द, क्या बोले बाजू से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो मैंने बोला था ना कुमार मंगलम बिरला, अंडरलाइन करो उसको। 1992 में सेबी बना और फिर उसने कुमार मंगलम बिरला बनाया। आगे सेबी के पॉइंट नंबर 5,
साथ में, रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? सेबी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी रिलीज इट्स कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द स्टैंडर्ड रूल बेसिस कंपल्सरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी। सेबी सिर्फ किसको लगता है? लिस्टेड कंपनी। क्या अनलिस्टेड उसको सेबी लगता है? नहीं। लिस्टेड मतलब क्या होता है बेटा? जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। वेरी गुड। आगे, द कोड ऑफ कॉर्पोरेट, रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बीइंग implemented in India as a part of listing agreement with a stock exchange। अब आई नारायण मूर्ति कमेटी। देखो, क्लॉज 49 was revised in 2005 on the basis of recommendation of किसका? नारायण मूर्ति कमेटी। So at the present revised clause 49 is relevant। जब आप ऑडिट में जाओगे ना बेटा, ऑडिट मुझसे पढ़ो किसी से भी पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप क्लॉज 49 पढ़ोगे ऑडिट का, एट दैट सिचुएशन यू विल कम टू नो कि 49 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितना ज्यादा रिलेवेंस है। फाइनल लेवल पे क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट ही मेरे को आधे 2 लेक्चर्स तक के पढ़ाना पड़ता है कंपेरेटिवली। 2.5 लेक्चर सिर्फ 49 चलता है कि भैया ऑडिट कमेटी क्या है, रेम्यूनरेशन कमेटी क्या है, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स क्या चलते हैं। क्लियर है? तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। दैट इज अ नारायण मूर्ति कमेटी। एडिशन में 1 2 कमेटी और लिख लो। सबसे पहला 1957 में हमने भाभा कमेटी बिठाया था, याद है? 1950 में, माय मिस्टेक लिखना। इन 1950 देयर वाज अ भाभा कमेटी। भाभा कमेटी जो ब्रिटिशर्स के कोहेन कमेटी से इंस्पायर्ड थी, याद है? क्या मालूम क्या याद है? भाभा कमेटी इन 1950, भाभा। एंड जे ईरानी कब बना था? 2003। जे ईरानी कमेटी इन 2003। जे ईरानी, ठीक है? जे ईरानी कमेटी 2003। समझ में आया सबको? हाँ ना? तो यहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आपके डेफिनेशंस होते हैं क्या बोले, बाजू से खत्म। एक छोटा सा ब्रीफ में सीएसआर का देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? जस्ट वेट। नाउ व्हाट इज सीएसआर? कैन यू टेल मी व्हाट इज सीएसआर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ जैसे मैंने आपको बोला था, ध्यान देना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, बैक पैक करना बंद करो, पूरा ध्यान बोर्ड पे दो वरना छोड़ूंगा नहीं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, तो जरा कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। द सीएसआर फॉर डिफरेंट पर्सन मीन्स डिफरेंटली। जैसे मैंने बताया था कि सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करके उन्हीं को डोनेशंस देने में कोई सेंस नहीं है। सो सीएसआर मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पर्सन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस क्लास को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं, 4-5 कैटेगरीज में, इफ आई से कि यहां के इस साइड के जो लोग हैं, 2 आर द एम्प्लॉइज ऑफ दर्शन इस्पात लिमिटेड। दर्शन इस्पात पता है? 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185 रैंक, ठीक है? सो यहां के लोग दर्शन इस्पात लिमिटेड के एम्प्लॉय है, पीछे वाले दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर क्रेडिटर्स है समझो, इधर के लोग दर्शन इस्पात लिमिटेड के समझो डेटर्स है, पीछे वाले इधर के शेयर होल्डर्स है, उधर के डिबेंचर होल्डर है और उधर बॉन्ड होल्डर है। अब थोड़ा सोच के जब मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक चीज सुनना कि एम्प्लॉइज के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए। व्हाट कैन बी अ मतलब ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एम्प्लॉय। इमेजिन करो कि आप एम्प्लॉय हो, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने पहला चीज, क्या मैंने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करना चाहिए? सैलरी टाइम पे देनी चाहिए, पीएफ ग्रेट्युटी बोनस देनी चाहिए, मैं अगर ओवर टाइम करवा रहा हूं तो ओवर टाइम रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मैंने एम्प्लॉय हैरेसमेंट करना चाहिए क्या, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस करना चाहिए क्या? ये इनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। वही अगर मैं बाद में बात करूं कि पीछे के लोग हैं क्रेडिटर्स, आप कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लायर हो, क्रेडिटर हो, तो आपके हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होना चाहिए? मैंने टाइम पे पेमेंट करना चाहिए, मैंने इंटरेस्ट सही देना चाहिए, मैंने पेबैक पीरियड के अंदर सिचुएशन संभालनी चाहिए, कभी आपको जल्दी पेमेंट लगा तो मैंने हेल्प आउट करना चाहिए। डेटर्स के साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा? पहले तो मैंने गुड क्वालिटी का मटेरियल देना चाहिए, मैंने मटेरियल टाइमली देना चाहिए, आपकी कोई ग्रेवियान से कंप्लेंट है तो मैंने सॉल्व करनी चाहिए, बैड प्रोडक्ट को मैंने रिटर्न लेना चाहिए, एक्सेट्रा। वही मैं शेयर होल्डर्स के पास में जाऊं तो उनको प्रॉपर रिटर्न देना चाहिए, कंपनी में फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ये भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ। वही डिबेंचर होल्डर में तो सेम इंटरेस्ट दो, लोन दो, एक्सेट्रा, और सेम ऐसी ही चीजें ढेरियाई होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर। फॉर एवरी पर्सन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स डिफरेंटली। सीएसआर कैन मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। जैसे पहला सोशल ये बोलेंगे, सबसे पहला 1 2 3 बोलो क्या है? फॉर एम्प्लॉय इट कैन मीन फेयर वेजेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन, ये हमने अभी अभी देखा है ना। दूसरा 1 2 3 बोलो क्या है? फॉर शेयर होल्डर
इट कैन मीन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ कैपिटल और डिविडेंड वगैरह देना। तीसरा, फॉर सप्लायर इट कैन मीन रिसीविंग पेमेंट्स ऑन टाइम, ये तो हमने लिटरली डिस्कस किया। नेक्स्ट, फॉर कस्टमर इट इज डिलीवरी ऑन टाइम एक्सेट्रा। फॉर लोकल कम्युनिटी, अब लोकल कम्युनिटीज का क्या है, उनको डोनेशंस दो, उनको प्रवृत्त करो, उनके लिए इनिशिएटिव लो, कोई सोशल गैदरिंग करो, एजुकेशन करो। फॉर लोकल कम्युनिटीज अथॉरिटीज इट कैन मीन टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। एंड फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप सुना है, जो ग्रुप प्रेशर डाल सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन इज अ प्रेशर ग्रुप जो कहीं पे भी प्रेशर डाल सकता है गवर्नमेंट के ऊपर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो प्रेशर ग्रुप्स इट कैन मीन डिस्क्लोजिंग बिजनेस प्रैक्टिस एंड करेक्ट बाद उसे परफॉर्मेंस, साथ में ऐड करना ट्रू एंड फेयरली, ट्रू एंड फेयरली, फुल स्टॉप। लिख रहा है सबने? हाँ ना। अगे सो इतनी चीजें आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में याद रखें। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ। चलो बचा हुआ टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। फॉर टुडे हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों।